और आपका फिर स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आइए हम देखते हैं आज KVS PGT आरोह भाग 1 में पहला लेसन है नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो इसको हम कथानक इसका देख लेते हैं और इसमें क्या क्या इस कथानक से प्रश्न बने हैं उनको भी देखते हैं। मैंने क्या किया है, पूरी इस पाठ को पढ़ के जहाँ जहाँ प्रश्न पूछा गया है जिस जिस लाइनों में उन लाइनों को अंडरलाइन कर लिया है। तो हम पूरी किताब न पढ़ के मुख्य मुख्य कथनों को, मुख्य मुख्य बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले इन्होंने क्या, पहले KVS की बुक में पहले सबसे पहले एक इन्होंने यहाँ पे कविता लिख दी है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देते हैं। ठीक है, साहित्य व जादू है। तो ये लाइन से यहीं से याद रख सकते हैं कि साहित्य व जादू है जो लकड़ी, पशु, ईंट पत्थर, पेड़ सब में आत्मा का दर्शन करा देते हैं। कहाँ लिखा गया है? जीवन में साहित्य का स्थान। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रेमचंद की थोड़ा सा हम प्रेमचंद का जीवनी देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम था धनपत राय। जन्म हुआ था 1880 में लमही गांव में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1880 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं कौन सी? प्रमुख रचनाएं, रचनाओं को भी याद करना होगा आपको। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, ये सब उपन्यास हैं। कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, जो कि सबसे गोदान का महत्वपूर्ण स्थान है। तो गोदान, ये सब उपन्यास हैं। अब देखिए कहानियाँ। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड, इन्होंने पूरी 300 कहानियाँ लिखी थी। तो प्रेमचंद ने कुल पूरी 300 कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, जिनका संकलन मानसरोवर में 8 खंड में किया गया था। कुल कितने? 8 खंड थे। कुल कितने खंड थे? 1 से 8 तक खंड थे। और जिसमें नमक का दरोगा, अच्छा आपका नमक का दरोगा किस खंड में आता है? नमक का दरोगा हमारा आता है 8वें खंड में। मानसरोवर के कौन से खंड में? मानसरोवर के 8वें खंड में नमक का दरोगा आता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह इनका करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब क्या है? इनका नाटक है। इनका कहानी संग्रह देखिए, एक था कि गुप्तधन। ठीक, गुप्तधन इनका एक कहानी संग्रह है। बाकी मानसरोवर 8 खंडों में विभाजित है, वो सब कहानी संग्रह है, नाटक है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी। आगे है कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सब क्या है? निबंध संग्रह है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1936 में। आगे चलिए बढ़ते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो अगर इस पे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का, कथा साहित्य का शिखर पुरुष किसको माना गया? तो हिंदी साहित्य, कथा साहित्य का शिखर पुरुष किसको माना गया है? तो प्रेमचंद को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए नमक के दरोगा के बारे में, इस कहानी के बारे में KVS की आरोह की पुस्तक में क्या कहा गया कि यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। प्रेमचंद की यह बहुचर्चित कहानी है जिससे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, अच्छा अब ये यथार्थवाद, अच्छा देखिए इसमें क्या है कि यथार्थवाद मतलब सच्चाई से, ठीक है, सत्य इसमें रहता है। ठीक है, सत्य रहता है और आदर्श भी इसके साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो आदर्श के साथ साथ सत्य का भी समावेश इसमें हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इसमें एक प्रश्न किया है, इस पुस्तक में कहा गया कि इस नमक का दरोगा जो कहानी है उसका अन्य नाम आप क्या रख सकते हैं? तो अन्य नाम ये रख सकते हैं इस कहानी का कि सत्य का जीत। आगे देखिए, धन और धर्म को क्रमशः हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक है छपने में। धन को इसने क्या कर दिया है? सद्वृत्ति कर दिया है, तो ये नहीं होगा। धन को सद्वृत्ति नहीं करना, नहीं, धन को न करके धर्म को आप सद्वृत्ति करिएगा। इस पे प्रश्न बन सकता है कि धन को क्या कहा गया है? धन को असद्वृत्ति कहा गया है। ठीक, धन को असद्वृत्ति और धर्म को सद्वृत्ति, इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे देखिए क्रमशः पंडित आलोपी दीन
माफ़ी चाहूँगी, क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। इसमें 2 पात्र हैं, इसमें और भी पात्र हैं। एक बदलू सिंह हैं, एक मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी हैं, आलोपी दीन हैं, ठीक है, वकील आते हैं। इसमें बहुत से पात्र, लेकिन मुख्य पात्र केवल 2 हैं। कौन है? पंडित आलोपी दीन। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में जो कि असफल रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये कथन किसका है? परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना है कि वह आपको असदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये कथन आलोपी दीन का है। ये कथन आलोपी दीन, जब वह धन से क्या करता है कि धन से खरीद नहीं पाता है वंशीधर को, तब वो यही कथन कहता है आलोपी दीन। चलिए आइए आगे कहानी में बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मानसरोवर भाग 8 1914 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन प्रथम कब हुआ था? 1914 में। प्रथम प्रकाशन इसका 1914 में। ये मानसरोवर के भाग 8 में है। अब चलिए आगे कहानी को में बढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। तो इसका कहानी क्या है कि ये है कि मुंशी वंशीधर नौकरी की खोज में जाता है और उसे नमक के दरोगा के पद पर तैनाती उसकी होती है, और एक रात सोया रहता है और नदी के किनारे नमक का काला बाजारी चलता है। ठीक है, तो ये मुंशी वंशीधर जो है आलोपी दीन को नमक के काला बाजार में भ्रष्टाचार में पकड़ लेता है, और वो उसके पास इतना धन रहता था कि इसके पहले जितने भी दरोगा हैं उसने उसको धन से खरीद लिया था, लेकिन वंशीधर को वो नहीं खरीद पाया, क्योंकि उसने धन से बड़ा उसने सत्य का साथ दिया और धर्म के साथ चला। वो लास्ट में क्या हुआ कि वो जब अदालत में भी गए तो वहाँ पर भी वो जीत गया। आलोपी दीन वो जीत गया और वंशीधर हार गया, क्योंकि वहाँ पे सत्य की जीत नहीं हुई। लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसकी इसी धर्मपरायणता और सत्य पर जो आलोपी दीन जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी सारी जायदाद का इन्हें मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो अंत में क्या होता है? धर्म पर धन की जीत नहीं होती, धन पर धर्म की जीत होती है। तो यहाँ चलिए देखिए, कहानी है, पूरा सारांश मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, जिन लाइनों को मैंने अंडरलाइन किया है उन्हीं लाइनों से प्रश्न बने हैं। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ये ध्यान से आप इस लाइनों को लिख लेंगे तब भी आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, उस समय क्या था? फारसी का प्राबल्य था। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व को बताते हुए समझाते हुए रोजगार की खोज में निकला। ठीक है, यहाँ रोजगार की खोज में निकला। फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर आगे देखिए क्या होता है इसमें कि उन्हें क्या होता है कि नमक के दरोगा के पद की तैनाती मिल जाती है। देखिए, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त थे। मुंशी वंशीधर यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं होते, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। फिर वहाँ से जहाँ उनका दफ्तर था वहाँ से 1 मील की दूरी पर, केवल 1 मील की दूरी पर कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी बहती थी। 1 मील की दूरी पर जमुना नदी बहती थी। उसी पर नाव पर एक पुल बना था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खोली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो उठ बैठे, वो सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या ऐसा, इतनी रात को कौन गाड़ियों से जा रहा है। तो वो उठते हैं, फिर देखिए आगे क्या करते हैं। वो उठकर जाते हैं, नदी के पास जाते अवश्य ही वो सोचते हैं कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंची। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? वंशीधर डांट के पूछते हैं जितने सब मल्लाह रहते हैं जो वहाँ पे कर्मचारी सब कार्य करते रहते हैं कि किसकी गाड़ी है बताओ।
अब किससे पूछते हैं, आगे देखिए। ये देखिए, ये दृश्य आप देख के समझ जाइए। यहाँ पे देखिए बैलगाड़ियों पे नमक के बोरे लाद के ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पे वंशीधर आए हैं, पूछ रहे हैं किसकी गाड़ी है। अब देखिए आगे क्या होता है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहता है। आदमियों के में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, उसमें जो सबसे आगे रहता है वो कहता है, पंडित आलोपी दीन की। अब पूछा कौन पंडित आलोपी दीन? अरे दातागंज के पंडित आलोपी दीन, मुंशी वंशीधर चौकी। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। ठीक, तो पंडित आलोपी दीन कौन थे? जमींदार थे। एक देखिए ये प्रश्न कौन सा था, पंडित आलोपी दीन कहाँ का जमींदार था? तो दातागंज का। ठीक, और दातागंज कहाँ पड़ता है? कानपुर में। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक, तो अब देखिए आगे पूछते हैं। सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों? ठीक, तो मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। तो उसमें से एक बोलता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है उनको। तो वो जाकर घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोलते हैं तो उनका भ्रम दूर हो जाता है। ये तो नमक के ढेले हैं इसमें। वो समझ जाते हैं कुछ नहीं, नमक की कालाबाजारी हो रही है। अब देखिए होता क्या है, तुरंत जाकर वहाँ जो सब उनके मजदूर रहते हैं, तुरंत जाके पंडित आलोपी दीन को वो सोए रहते हैं, उनको जाकर जगाते हैं और कहते हैं दरोगा जी ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। अब देखिए क्या करते हैं, उनके पास लक्ष्मी रहती है। अब वो तो गर्व में रहते हैं कि मैं धन से तो हर किसी को खरीद लूँगा। अब होता क्या है देखिए आगे, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये कौन कहता है? पंडित आलोपी दीन। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है वरना चाहती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ठीक है, आते हैं। फिर क्या करते हैं कि आते हैं और आलोपी दीन जी आते हैं। फिर कहते हैं, पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सब सरकारी को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ये देखिए कौन बोलता है? पंडित आलोपी दीन जी बोलते हैं कि इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, अर्थात दरोगा जी को भेंट न चढ़ाएं। मतलब यहाँ रिश्वत की बात हो रही है। तो कुछ प्रभाव न, लेकिन क्या था कि वंशीधर तो एकदम सत्य की पर निष्ठे न सत्य निष्ठा था, एकदम धर्मपरायण, एकदम आदर्शवादी पुरुष। उसने सत्य की राह पे चलने की एकदम कसम खाई हुई थी। अंत में इसी सत्य वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। देखते हैं इसमें कि ईमानदारी की नई उसके अंदर ईमानदारी की क्या थी, नई उमंग भरी थी, नई नई नौकरी थी भाई। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ईमान नहीं बेचा और फिर क्या किया, उन्होंने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया। देखिए मैंने कहा था ना और भी पात्र हैं। जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तब तो एकदम डर जाते हैं आलोपी दीन। अब चलाते हैं वो अपने पैसों का खेल। जेब से पैसे निकालते हैं, मारे रोक के पैसे निकाल कर उनके आगे रखते हैं। 5,000, 10,000, 4,000 ऐसे ही रखते जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। पंडित आलोपी दीन कहीं नहीं मानते हैं। पंडित आलोपी दीन क्या करते हैं कि 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। कहते हैं, पहले देखिए क्या कहते हैं कि लाला जी, उनके साथ एक लाला जी रहते हैं, उनसे कहते हैं 1,000 के नोट बाबू साहब को अर्थात दरोगा साहब को भेंट करो। इस समय भूखे हैं, सिंह हो रहे हैं। ठीक, इस समय भूखे हैं, सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। यहाँ ये उन्होंने पहले ही बात कह दी कि मुझे 1,00,000 भी सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। बस उसका धन का सारा गर्व ख़त्म हो गया। वो पैसों का अपना परत दर परत पैसों को फेंकते कर, लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ बोला। पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने का तैयार हूँ। अच्छा, ये एक प्रश्न बन सकता है कि
आलोपी दीन ने कितने रुपए तक का उनके सामने घूसखोरी के लिए रखा, तो ये है 40,000 तक। ठीक है, और 40,000 पर भी वो माने नहीं। अंत में क्या होता है, बदलू सिंह हिरासत में लेते हैं, लेकर उन्हें कोर्ट में ले आते हैं। ठीक है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। इसके बाद एक क्या होता है कि वो धन से खरीद नहीं पाते आलोपी दीन और वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। ठीक है, आलोपी दीन अभियुक्त होकर जाते हैं कांस्टेबलों के साथ, हाथों में हथकड़ी, अदालत में पेशी होती है। ठीक है, ये सब होता है। फिर आगे क्या होता है कि सबूत कम होने की वजह से सब अधिकारी वक्त उनके भक्त रहते हैं और सब सेवकों की तरह वकील जो भी रहते हैं सब उनके भक्त रहते हैं। वकील, अमल सेवक, मुख्तार सब उनके भक्त रहते हैं और कोई भी उनके खिलाफ गवाही नहीं देता है। तो अंत में वो आलोपी दीन जीत जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। और वंशीधर को चुनौती एक तरह से देखिए इसमें क्या होता है। वंशीधर को तजवीज़ में लिखा है, देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा है कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। वह यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता, विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। ठीक है, अंत में ये होता है कि आलोपी दीन छूट जाता है, वंशीधर की नौकरी चली जाती है, वंशीधर अपने घर चला आता है, उसके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगती है। और वंशीधर जब बाहर निकलता है तो आलोपी दीन से सब झुक कर प्रणाम करते हैं और वंशीधर को कटुआ के बोलते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, अब उसका मूल चुकाना अनिवार्य था। 1 सप्ताह बीत गया था, मुअत्तली का परवाना पहुंचा था, मतलब उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक, वहाँ से निकाल दिया गया था। अब आगे उसको जब घर जाता है तो बुढ़ापे में उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं। तो उसके पिता का नाम भी, इसमें एक बात प्रश्न पूछा इसमें कि उसके पिता का नाम क्या था, वृद्ध मुंशी। उनके पिता का नाम था वृद्ध मुंशी। और माँ, ये उनके पिता का नाम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पिता का नाम पूछा गया है तो वृद्ध मुंशी है। और कहाँ के वो थे जमींदार, तो दातागंज के थे, कानपुर के। वृद्ध माता को दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की उन्होंने कामनाएं मिट्टी में सारी मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। अब देखिए कितना उनके ऊपर दिक्कतें आ गई थी। 1 सप्ताह ही बीता था, अधिक से अधिक, ज़्यादा नहीं बीता था, 1 सप्ताह बीता तो वो अपने घर पे थे। तब आलोपी दीन अपनी बैलों की जोड़ियों के साथ एक रथ पर बैठकर आते हैं। कहाँ आते हैं, मुंशी वंशीधर के घर आते हैं। यहाँ पे देखिए पंडित मुंशी वंशीधर के घर आते हैं तो उनके पिताजी जो रहते हैं वृद्ध मुंशी, उन्होंने देखा कि पंडित आलोपी दीन झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखाएं। मुँह में तो कालिख लगी हुई थी, मतलब उन्होंने जो उनके पुत्र ने कर्म किया तो उस वजह से कह रहे हैं कि मुँह पर कालिख लग गई। किंतु करे क्या, लड़का अभागा का पुत्र नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दी। ये सब उनके पिताजी कह रहे हैं। देखिए सत्य कितना भारी हो गया है यहाँ पर। आलोपी दीन अब कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा न कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को क्या कहूँ। तो उन्होंने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर से कहा। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने जिन लाइनों को अंडरलाइन किया उसको देखिए कि आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा लेकिन आप जैसा नहीं मिला था, मतलब वंशीधर जैसा धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं मिला था। तो इसी बात पर वो उनके पास आते हैं एक तरह से अनुरोध करने की। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी। ठीक है, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अब देखिए उनकी प्रार्थना क्या है।
कि मैं एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकालते आलोपी दिन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकालते हैं और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोलें, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल न पूरा कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। ठीक है। अब वो जिद लेके आते हैं कि मैं आपको अपनी जायदाद का मैनेजर बनाऊंगा ही बनाऊंगी, क्योंकि धन से सब कुछ नहीं मिल सकता, धन से सत्य नहीं मिल सकता, धन से धर्म नहीं मिल सकता। ये तो व्यक्ति के गुण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद की स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन पर। कितने हजार वार्षिक वेतन पर? 6,000 वार्षिक वेतन पर। और रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े और रहने के लिए मकान, नौकर चाकर मुफ्त, सब कुछ उनको दे दिया। पंडित आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय का वो क्या कहते हैं कि मैं इसके लिए एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। कौन? वंशीधर कहते हैं मैं इसके लिए अयोग्य व्यक्ति हूँ, तो आलोपी दिन हंसकर कहते हैं मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, क्योंकि वो धन से तो सबको सलामी करवा सकते हैं लेकिन सत्य नहीं खरीद सकते हैं, और उन्हें अपनी जायदाद के लिए एक सत्यवादी पुरुष चाहिए था। और आलोपी दिन कहते हैं कि अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं वो वंशीधर को कि उनके लिए वंशीधर एक मोती के समान हो गया है। ठीक, जिसके सामने योग्यता विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बहुत अच्छी बात है इसमें। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, मतलब उनकी आंखें आंसुओं से, खुशी के आंसू से भर गई। कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किया। ठीक, कांपते हुए हाथों से, कि इतना बड़ा पद उन्हें मिल गया। कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किया। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। बहुत ही अच्छी कहानी और एकदम आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानी, जो इनकी कहानियों का एक तरह से लोगो है, तो वो यहाँ पे पूरा दिखाई पड़ा है। तो आपको कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जितने भी प्रश्न इस अभ्यास प्रश्न बने हैं, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तरों को अंडरलाइन करके आपको समझा दिया है। कहानी बहुत अच्छी, इसको आप पढ़िए, देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। मियाँ नसरुद्दीन, कृष्णा सोबती की रचना है, दूसरा पार्ट मियाँ नसरुद्दीन। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी KVS PGT की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।